हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स का पार्ट सेकेंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, तो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इट्स कॉजेस एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड इट्स टाइम। ओके, तो हमने कल समझा था इससे पहले वाले लेक्चर में कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। व्हेन ए लाइट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ओके, और दिस मीडियम आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, रेयर मीडियम एंड डेंसर मीडियम। ठीक, if the light is travel from rarer to denser or denser to rarer, so there is a change in velocity of light. Okay, so how much change in speed of light? ठीक, तो लाइट की स्पीड में कितना चेंज होता है ना, उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और उसे हम न्यूमेरिकली, है ना, या उसे हम उसकी जो वैल्यू आएगी कि लाइट की स्पीड इतने या 2 टाइम बढ़ गई है, इतने टाइम डिक्रीज हो गई है ऐसे, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना। तो ऐसे समझना है यहाँ पर एग्जांपल से। ठीक है, कि हमने कहा कि जो लाइट है, ठीक है, लाइट ट्रेवल कर रहा है किधर से, एक मीडियम से दूसरे मीडियम। एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया रेयर मीडियम से ट्रेवल कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, डेंसर मीडियम में। ठीक, ऑप्टिकल रेयर और ऑप्टिकल डेंसर। यहाँ रेयर और डेंसर मीडियम से हमारा मतलब ठीक है, मास डेंसिटी के बेस पर नहीं है जो, ठीक है। हम यहाँ मीडियम को रेयर और डेंसर किस बात पर बोलते हैं, किस वजह से बोलते हैं, ऑप्टिकल। यहाँ मीनिंग हमारा, है ना, ऑप्टिकल डेंसर और ऑप्टिकल रेयर मीडियम से रहेगा। ठीक है, जो लाइट की स्पीड को चेंज कर सकते हैं। मास डेंसिटी के बेस पर हम रेयर और डेंसर की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जब लाइट एक मीडियम से, है ना, रेयर से कहाँ पर जाएगा, डेंसर मीडियम में, तो ठीक है, यहाँ पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए रेयर मीडियम हमने क्या मान लिया यहाँ, एयर मान लिया या वैक्यूम ले लिया, है ना। डेंसर मीडियम हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं किसको, ग्लास को। ओके, तो जब लाइट रेयर मीडियम से एयर में हमने उसकी स्पीड VA से इंडिकेट कर दी, ठीक है, और डेंसर मीडियम में ग्लास में स्पीड VG से बता दी, ठीक है। तो अब यहाँ हमें ये बात तो मालूम है कि रेयर मीडियम में स्पीड कैसी होगी, हाई होगी, है ना, और इसमें स्पीड क्या कर गई होगी, स्लो हो गई होगी, है ना। स्पीड इंटेंस होगी, इसमें स्लो हो गई होगी। अब कितनी स्लो हो गई होगी, है ना, कैसे कैलकुलेट करें, तो ठीक है, हम कहा, ये हमने कहा एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और ग्लास में स्पीड होती है 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगर हम यहाँ पर, ये तो हमें पता है जो कि स्पीड चेंज हुई है, डिक्रीज हुई है, कितने टाइम डिक्रीज हुई है, तो हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। मतलब स्पीड ऑफ लाइट एयर में और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास में, इन दोनों को हमें कंपेयर करना है। तो हम क्या कर देंगे, जनरल सा जो मैथमेटिकली प्रोसेस है, हम स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन एयर, ओके, इसको डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मतलब हमको ये पता करना है यहाँ पर कि लाइट की स्पीड में कितना चेंज आया है, कितनी कमी हुई है, या बढ़ भी सकती है, अपोजिट कैसा कर ले रहे हो तो स्पीड यहाँ पर डिक्रीज हुई है ना, कितनी डिक्रीज हुई, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, मैथमेटिकली दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 10⁸, ओके, और 3 स्पीड 2.0 या 2 लिख भी 8 मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड करते हैं, ओके, इसे डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी 1.5, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसकी वैल्यू, इसका रेशो है ना, कितना आया 1.5 से। इससे हम क्या समझे, ठीक है, कि ग्लास ने क्या किया, ग्लास ने स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास क्या हो जाएगी, ये 1.5, ओके। तो इससे हमको क्या समझ में आ गया कि स्पीड ग्लास में कम हो चुकी है, कितनी कम हुई है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया। हमने कहा कितने टाइम डिक्रीज हुई है, 1.5 टाइम डिक्रीज हुई है ना। तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पर हमेशा कोई ना कोई हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट नंबर मिलेगा, या हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, अगर हम दो मीडियम में, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू को डिवाइड करते हैं, है ना, तो हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी। उसी न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम डिक्रीज हुई है या कितने टाइम इंक्रीज हुई है, ओके। तो जितने टाइम इंक्रीज और डिक्रीज हुई है, इसी नंबर को, ओके, हमने क्या नाम दे दिया, इसी को हमने बोल दिया जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है ना, तो हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जस्ट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू और ए कांस्टेंट नंबर, ठीक, बाय विच ए मीडियम इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ लाइट। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ओके, जो हमें ये बताती है कि एक मीडियम, है ना, स्पीड ऑफ लाइट को कितने टाइम इंक्रीज कर सकता है या कितने कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ओके। तो इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए जस्ट ए नंबर, a numerical value which shows how much time a medium increase or decrease the speed of light, okay। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये जो 1.5 आया है, इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब यहाँ पर, है ना, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, एयर का या ग्लास का, ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका बताया जाता है जो सेकेंड मीडियम का, जिसमें लाइट रे क्या करती है, एंटर कर रही होती है। जैसे यहाँ पर एयर से ट्रेवल करके कहाँ गई, ग्लास में, तो हमने एयर की स्पीड में डिवाइड किया, किससे, एयर में स्पीड से, स्पीड को डिवाइड किया ग्लास में स्पीड से, है ना। तो ये जो वैल्यू निकल कर आएगी वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ओके। तो यहाँ पर ये रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब। अब ठीक, यहाँ एक केस और पॉसिबल है कि यहाँ स्पीड जो ठीक है, लाइट जो है, अभी हमने कौन सा केस लिया यहाँ पर कि लाइट एयर से या वैक्यूम से निकलकर कहाँ गई थी, ग्लास में गई थी, है ना। अब ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि यहाँ लाइट वाटर से निकलकर कहाँ जा रही है, ग्लास में जा रही है ना। मतलब यहाँ मीडियम दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ पहला मीडियम हमारा एयर है और वैक्यूम है, ओके। और यहाँ हो सकता है कि पहला मीडियम भी एयर वैक्यूम को छोड़कर कोई दूसरा मीडियम है, जैसा वाटर हो गया, है ना, और इधर दूसरा मीडियम ग्लास हो गया, कोई भी हो सकता है, ग्लास इधर हो सकता है, ऐसा कोई, है ना। मतलब दोनों एयर को छोड़कर कोई दूसरे मीडियम। तो यहाँ पर अगर हम क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्ट वीजी अपॉन सॉरी VW अपॉन VG, इसका रेशियो निकालेंगे, ओके। तो इसका रेशियो आता है 1.1 समथिंग, है ना। तो यहाँ क्या समझ में आया आपको, ये कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिक्रीज हो जाएगी 1.1 टाइम्स इन
ग्लास। ओके, ग्लास में इतनी कम हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो, ठीक है, दो बातें है ना, दो तरीके से हमने क्या निकाला है, स्पीड निकाली है लाइट की चेंज। पहला कि लाइट अगर कहाँ से कहाँ चल कर जा रहा हो, ठीक है, एयर से चलकर जा रहा हो किसी दूसरे मीडियम, कोई भी हो सकता है। ओके, तो इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला जाएगा, है ना, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोलेंगे, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी रिस्पेक्ट में निकाला जाता हो एयर और वैक्यूम की रिस्पेक्ट में, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे, है ना, कैसे डिनोट किया जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ठीक, तो इसे हम, है ना, ऐसे लिख सकते हैं, ए म्यू जी। ओके, रिफ्रैक्टिव, और पढ़ा कैसे जाएगा इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, मतलब जिसमें लाइट रे जाती है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। लेकिन जनरली जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर, है ना, एयर और वैक्यूम की रिस्पेक्ट में बताया जाता है तो उसे हम सिर्फ ओनली म्यू से भी इंडिकेट कर देते हैं, है ना, म्यू जी। मतलब ये ए आगे लिखना नहीं लिखना, ठीक है, अगर आगे वाला मीडियम स्पेस है या एयर या वैक्यूम है तो हम उसे जस्ट म्यू से भी इंडिकेट कर सकते हैं, म्यू जी नहीं भी लिख सकते। ओके, तो ये हुआ कि उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका, है ना। तो पहला हमने क्या देखा कि अगर स्पीड, लाइट की स्पीड या लाइट एयर से निकल कर जा रहा है डेंसर में, या स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, हम कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो इससे जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और इसे हम जनरली म्यू से ही डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर कि अगला पॉइंट, अगर लाइट रे, है ना, कहाँ से, किसी ग्लास से होकर या किसी अनदर मीडियम से, मतलब दोनों ही मीडियम एयर को छोड़कर दूसरे मीडियम हो, तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, या लाइट वाटर से निकलकर ग्लास में जा रहा है, तो हम यहाँ फिर से हमने स्पीड कैलकुलेट की, कितने टाइम इंक्रीज और डिक्रीज हुई, तो ये वाले को भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, लेकिन ऐसा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब अगर स्पीड ऑफ लाइट या रिफ्रैक्टिव स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में कंपेयर की जाती है, एक मीडियम में स्पीड दूसरे मीडियम की रिस्पेक्ट में कंपेयर की जाती है, तो वहां जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा उसे हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे ही हमेशा कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, जैसे कहाँ से गया है ये, वाटर से चलकर गया है ग्लास में, तो हम इसे लिखेंगे W म्यू जी। ओके, मतलब रिलेटिव वाले केस में हम हमेशा यहाँ पर नोटेशन देते हैं, है ना, जैसे W म्यू जी, ये ग्लास से वाटर में आना तो G म्यू W, ऐसा, है ना। और एयर वाले केस में हम ओनली म्यू भी लिख सकते हैं, दोनों केसेस में लिख सकते हैं। ओके, तो ये था जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कॉन्सेप्ट, की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, सिर्फ क्या है, ये बताने वाला नंबर है, ठीक है, कि स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम कितनी इंक्रीज और कितनी डिक्रीज हुई है ना। तो ठीक है, अब हमने इसे कैसे कैलकुलेट किया, दो केस में, लाइट एयर से चलकर कहाँ जा रही है, डेंसर ग्लास में, या ठीक है, या एयर से चलकर किसी और मीडियम में जाती है, तो इस केस में उसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकाला जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, अगर ग्लास हो तो ग्लास, वाटर हो तो वाटर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ओके, एक एब्सोल्युटली मींस विद रिस्पेक्ट टू द एयर और स्पेस, एंड सेकंड वन रिलेटिवली, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू
अनदर मीडियम। ओके, तो यहाँ पर इसी को हम उसके टाइप्स बोल देते हैं, मतलब कैलकुलेट करने के जो तरीके हैं उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप कह देते हैं। तो क्या देखा हमने, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए नंबर, ठीक, जो हमको ये बताता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितने टाइम इंक्रीज और डिक्रीज होगी। और हम कहेंगे कितने टाइप होते हैं, तो कितने टाइप हो जाएंगे, 2 टाइप्स, उसको कैलकुलेट करने के बेस पर, है ना, एब्सोल्यूट और रिलेटिवली। ओके, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ जाएगा, वही डेफिनेशन हम बना देंगे, जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन, ठीक है, अनदर मीडियम, ठीक, तो इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसे हम जस्ट किससे इंडिकेट करते हैं, म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। सी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को हम सी से इंडिकेट करते हैं, मीडियम में मैंने किससे बता दिया, वी से। ओके, एग्जांपल हमने यहाँ लिखे हैं, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब लाइट रे वाटर से चलकर एयर से चलकर कहाँ गई है, वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया जाएगा एयर में की रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लिखेंगे ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, और इसकी वैल्यू आती है जो 4/3, है ना, 1.3 इसकी वैल्यू होगी। ओके, नेक्स्ट अगला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ओके, मतलब ये इसको हम डिवाइड करेंगे, जैसे ये हमने किया अभी ऐसा, है ना, 10, और ये इसे अगर हम यहाँ कैंसिल कर दें तो क्या बचेगा, 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना, AμG 3/2 1.5। तो ये एग्जांपल हुए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, है ना, और इन्हें हम याद भी रखेंगे क्योंकि हम बार बार नेक्स्ट चैप्टर में इन वैल्यूज की हमें, है ना, बहुत जरूरत पड़ती है, तो हमें ये मेमोराइज हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगला है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब कहा जाएगा, जब स्पीड लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो रेशियो क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम and speed of light in second medium. The ratio of speed of light in first medium to the speed of light in second medium is called relative refractive index. Okay, और इसे हम इंडिकेट करेंगे ऐसे, है ना, अगर फर्स्ट मीडियम से चलकर जा रही है लाइट रे सेकंड में, तो हम इसे लिखेंगे 1μ2, और पढ़ा क्या जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, ठीक, और V1/V2, V1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी वेलोसिटी इन फर्स्ट, वेलोसिटी इन सेकंड, मतलब जहां से लाइट रे चलकर आई है उसमें उस मीडियम की वेलोसिटी में डिवाइड कर देते हैं हम जहां लाइट रे जा रही है उस मीडियम में स्पीड से। ओके, ओके, तो ये रहेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। फिर इसका भी एग्जांपल हमने दे दिया कि वाटर से अगर ग्लास में जा रही है लाइट रे, वाटर से कहाँ जा रही है, ग्लास में, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 9/8, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1.1 समथिंग, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अगर इसको हम इसमें लिखना चाह रहे हैं 1.1। ओके, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका अपोजिट, अगर ग्लास से, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब वाटर में अगर लाइट जा रही है तो ग्लास का वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएगा किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास, है ना, जिसमें जाती है उसके रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। तो Gμw रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, उसका अपोजिट हो जाएगा 8/9। अभी अपोजिट क्यों होगा ये हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे जब हम प्रूफ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, है ना। तो ये था जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके टाइप्स, उससे हम क्या समझते हैं, है ना। चलिए, तो इसे नोट करना है, तो ये सिर्फ ओके ये वाला पार्ट, ओके, ये उसकी डेफिनेशन, उसके टाइप्स की डेफिनेशन और एग्जांपल, इतना नोट कर लीजिए।
ओके, तो अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो उसके लिए पहले तो एक बात जान लें, है ना, वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ वैसे हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, वेवलेंथ और ये सब क्या होता है, फिर भी एक बार रिपीट कर रहे बच्चों, ठीक। तो वेवलेंथ को हम किसे बोलते हैं, इस डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन वन साइकिल या वन टाइम पीरियड। ओके, इसे हम बोलते हैं, मतलब जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है ना, तो जो वेव है एक साइकिल में या वन टाइम पीरियड में, ठीक है, वन टाइम पीरियड, ठीक है, वन टाइम पीरियड या वन साइकिल में जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा। वन साइकिल से मतलब जैसे जो लाइट है, जो है ना, लाइट किससे मिलके बना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, हमने समझा है इसके इंट्रोडक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 से लेकर मैक्सिमम हो जाए, फिर मैक्सिमम से लेकर 0, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर वापस 0, तो इसे वन साइकिल बोला जाता है, ठीक है, लाइट वेव का। तो इस तरह से वन साइकिल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ ऑफ वेव लाइट वेव। ओके, तो ये हुआ वेवलेंथ, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन साइकिल, ये वन टाइम पीरियड। ओके, मतलब ऐसा साइकिल पूरा करने में वो जितना टाइम लेगी उसे हम बोलते हैं वन टाइम पीरियड। ओके, और फिर यहाँ से, है ना, वेवलेंथ का जो फॉर्मूला है जो, ठीक है, वेवलेंथ का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, वेवलेंथ मतलब डिस्टेंस, तो ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पर देखना, जो लाइट है, ठीक है, लाइट की जो कंपोनेंट कलर है ना, कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट, है ना, ये अभी हम इसमें यूज करेंगे छोटे छोटे टर्म्स, हालांकि ये हम बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में ना, लेकिन फिर भी शॉर्ट में देख रहे। तो लाइट के जो कंपोनेंट कलर है, ठीक है, क्या कलर होते हैं, क्या सीक्वेंस है, हमें मालूम है कि उसकी लाइट की जो वेवलेंथ है ना, कहाँ से कहाँ तक है, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम तक, ये लाइट की वेवलेंथ होती है, उसकी रेंज होती है। तो इसी रेंज में ये सारे 7 कलर उसमें एग्जिस्ट करेंगे, है ना, वायलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, कंपोनेंट कलर ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के सभी परमानेंट कलर हैं। तो यहाँ सबसे छोटी वेवलेंथ, ये किसके बेस पे हमने अरेंज करके दिखाया है उनको, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के बेस पर। ओके, वेवलेंथ इंक्रीज होते हुए, तो सबसे छोटी वेवलेंथ किसकी है यहाँ पर, वायलेट की, है ना, फिर इंक्रीज होते होते कहाँ तक, ठीक है, इसकी वेवलेंथ कितनी होगी, है ना, इसकी वेवलेंथ 4000, फिर ये सारी वैल्यूज बीच में कहीं पर होगी, है ना, रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो वेवलेंथ ऑफ रेड कलर सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये छोटे छोटे टर्म जब हम इसमें कुछ आगे एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ ये यूज होगा, है ना। तो वेवलेंथ हमने देखा, ठीक है, लाइट और लाइट के कंपोनेंट कलर और उनकी वेवलेंथ, है ना, ये जो सीक्वेंस है ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है अभी, ठीक है। यहाँ इस पर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है जो, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में फुल डिटेल में, हम इसको वहाँ पर हर एक चीज उसकी हम समझेंगे। तो सिर्फ अभी इतना ध्यान दें कि वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे छोटी, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे बड़ी होती है ना। और जो कलर है, ठीक है, हमें ये 7 कलर जो दिखाई देते हैं, एक्चुअल में जो लाइट में तो बहुत सारे कलर होते हैं, लेकिन हम प्रोमिनेंटली पहचान सिर्फ इन 7 को पाते हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, हमें ठीक ये जो कलर है क्यों दिखाई देते हैं, कलर दिखाई देने का रीजन भी है, ठीक है। ये कलर ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर। ओके, वेवलेंथ न बोलते हुए हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर चेंज होती है तो यहाँ वेवलेंथ चेंज होगी, मतलब
हर वेवलेंथ वाले कलर लाइट वेव के लिए एक डिफरेंट कलर वहां पर होगा। ओके, तो ठीक, नेक्स्ट है ना, ये पॉइंट ध्यान रखें। अभी हम आगे इसको यूज करेंगे जब हम इसके फैक्टर्स देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो अब हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, तो पहला फैक्टर है पेयर ऑफ मीडिया, है ना। पेयर ऑफ मीडिया मतलब डिपेंड करेगा कि लाइट कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रहा है ना। जैसे हम यहाँ उसे रेजर और डेंसर मीडियम बोलते हैं बेटो। ठीक है, ऑप्टिकल रेजर, यहाँ रेजर और डेंसर से मतलब हमारा ऑप्टिकली रेजर एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, है ना। तो लाइट रे अगर कहाँ से, रेजर से डेंसर में जाएगी। ओके, रेजर से डेंसर में जाएगी, तो जो डेंसर मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर होगा 1 से। जैसे मान लो ये एयर होती है ना, ये मीडियम एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो ग्लास की रिस्पेक्ट में, एयर की रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना निकाला हमने, 3/2 1.5। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ऐसे बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर, है ना, हमेशा ग्रेटर होगा किससे, 1 से। ठीक, तो पहला केस कि अगर लाइट रे रेयर से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। 1 से ज्यादा होने का मतलब, ठीक है, वो स्पीड को हमेशा ही डिक्रीज करेगा। तो जैसे स्पीड इन एयर और स्पीड इन ग्लास, इसका रेशो हम ऐसे निकाल दें, तो 1 से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, 1.5। ठीक है, तो यहाँ से Vg क्या हो जाएगा, Va अपॉन 1.5। तो नीचे वाला नंबर, ठीक है, अगर 1 होता है ना, अगर हम इसको 1 मान लेते तो 1 हो जाता, तो फिर यहाँ क्या हो जाता, Vg इक्वल हो जाता किसके, Va के। अगर यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1 होता, है ना, अंडरस्टूड करना, ठीक है, 1 होता तो फिर हम यहाँ 1 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता कि स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है, जो स्पीड ग्लास में है वही स्पीड एयर में भी, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, ठीक है, डेंसर मीडियम हमेशा 1 से बड़ा ही होगा। 1 से बड़ा होगा तभी तो उस मीडियम में, डेंसर मीडियम में स्पीड क्या आएगी, कम होकर आएगी, है ना। तो ये है उसका मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ओके, फिर इसका अपोजिट, अगर लाइट रे कहाँ से जा रही है, डेंसर से, है ना, लाइट रे डेंसर से चलकर जा रही है रेयर में, तो इधर स्पीड, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर हमेशा 1 से कैसा होगा, छोटा होगा, है ना, 1 से छोटा होगा। एग्जाम्पल के लिए हम ऐसे मान लीजिए ग्लास है ना, उसी का अपोजिट ले लें, और ये एयर है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएंगे किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, है ना, कितना आता है ये, ठीक है, हमने इसकी वैल्यू निकाली है, ये 0.66, उसका अपोजिट हो जाएगा, तो ये 2/3 0.66, है ना। ओके, तो फिर यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी इन ग्लास इन वेलोसिटी इन एयर। ओके, इसका रेशो कितना, 0.66। ओके, तो वेलोसिटी इन एयर कितनी आ गई, Vg 0.66। ओके, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 1 से छोटी है ना, तो फिर Va ज्यादा आएगा किससे, Vg से। अगर ये 1 के बराबर होता, ये 1 हो जाता, तो ये दोनों बराबर हो जाते, मतलब स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ये 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है तो Va की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा
ग्रेटर होगी किससे, Vg से, है ना। तो ग्रेटर और लेस देन होने का मतलब ये है, तो हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम ऑलवेज लेस देन 1, है ना। तो ठीक है, अगर लाइट रेस ठीक एक मीडियम से, मतलब सेम मीडियम में अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, सेम मीडियम में मतलब एयर से, एयर और ग्लास दोनों ही मीडियम है, तो अगर एयर से ग्लास में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा आएगा, है ना। और अगर ग्लास से एयर में आ रही है ना, ग्लास से एयर में जाएगी तो फिर 1 से छोटा, है ना। तो इस तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा पेयर ऑफ मीडिया पे, है ना, कौन कौन से मीडियम में वो ट्रेवल कर रही है। तो ये वही लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम ऑलवेज ग्रेटर देन 1 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर ऑलवेज लेस देन 1, ये उसका एग्जांपल लिखा है ना। फिर नेक्स्ट जो अगला फैक्टर है डेंसिटी। ओके, जो लाइट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस पर डिपेंड करती है, ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ ऑप्टिकल डेंसिटी की बात हो रही है जो, है ना, मासिव डेंसिटी की नहीं, ठीक। जैसे एग्जांपल के लिए, है ना, जो हमारा टर्पेंटाइन ऑयल होता है जिसे हम तारपीन बोलते हैं, ओके, तो इसकी जो मासिव डेंसिटी है, ओके, मासिव डेंसिटी, ओके, कैसी होती है, मासिव मतलब इसकी मासिव डेंसिटी लेस होगी इससे, वाटर की मासिव डेंसिटी से, ठीक। ये टर्पेन हमारा ऑयल आता है जो टर्पेंटाइन, जिसकी मासिव डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऐसी होगी, ग्रेटर होगी किससे, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर से, ठीक है। तो यहाँ दोनों डेंसिटी में डिफरेंस है, हम यहाँ किसको अंडरस्टूड करके चलेंगे, हम जस्ट ओनली डेंसिटी बोल कर चलेंगे, लेकिन मीनिंग हमारा किस बात से रहेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी से, है ना। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ऑप्टिकल डेंसिटी पर कैसे डिपेंड करेगा, डेंसर मीडियम के लिए, है ना, डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी तो क्या भी बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, सेकेंड फैक्टर, ठीक। और सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल हमारे पास कौन है, डायमंड। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.42 होता है ना। तो ये छोटे छोटे से फैक्टर्स है डेंसिटी ऑफ मीडियम में से, ग्रेटर द डेंसिटी एंड ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। फिर नेक्स्ट थर्ड फैक्टर है, ओके, टेम्परेचर ऑफ मीडियम, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ मीडियम पर कैसे डिपेंड करती है, ये है ना, मैं सिंबल में लिख देता हूँ, अंडरस्टूड कर जाना, ठीक है। टेम्परेचर पर डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, है ना, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ठीक है, तो डेंसिटी है, डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ठीक है, टेम्परेचर के, ठीक। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेंसिटी डिक्रीज होती है ना, ये हमें पता है, छोटी क्लासेस से हमने पढ़ते आए हैं, है ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीज होगी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर पे भी कैसा हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मोर द टेम्परेचर लेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए हम वाटर की बात करें, है ना, कूल वाटर, ओके, और वार्म वाटर, ठीक है। हमें मालूम है कि जो वाटर है, नॉर्मल वाटर है ना, नॉर्मल वाटर, ठीक है, नॉर्मल वाटर की बात करें हम,
नॉर्मल टेम्परेचर वाला, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.3 है ना, मतलब ये स्पीड ऑफ लाइट को कितने टाइम डिक्रीज करेगा 1.3 टाइम डिक्रीज करेगा, मतलब इस नॉर्मल वाटर में स्पीड ऑफ लाइट इतने टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, स्पीड ऑफ किससे इन एयर से, ठीक। लेकिन वार्म वाटर अगर हम गर्म कर देते हैं तो गर्म कर देंगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा लेस देन 1। तो वार्म वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.3 से कम हो जाएगा। 1.3 से कम हो जाने का मतलब क्या, वार्म वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये है उसके फैक्टर्स, ओके। और फिर नेक्स्ट है फोर्थ फैक्टर, वेवलेंथ ऑफ, ठीक है, वेवलेंथ या कलर ऑफ लाइट, ठीक है, कलर ऑफ लाइट पर भी डिपेंड करेगी, ठीक। तो बाय कॉशीज फॉर्मूला लो, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बाय कॉशीज फॉर्मूला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या होता है a प्लस बी ऐसा, है ना। हालांकि ये फॉर्मूला तो हमारे इसमें सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसका डेरिवेशन फिर भी समझने के लिए, तो मतलब इस कंक्लूजन हमारा क्या निकला, तो क्या निकला हमारे पास यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वेवलेंथ के, ओके। तो यहाँ पर लिखते हैं ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इज इनवर्सली proportional to the wavelength of incident light, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख दें म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ जो फॉर जो कलर है हमारे पास, है ना, फॉर कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट, ओके, कंपोनेंट कलर ऑफ लाइट उनकी जो वेवलेंथ है ना, ये ऐसे ये उसकी सीक्वेंस है। तो यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर लेस देन है वेवलेंथ ऑफ रेड कलर, है ना। तो फिर देयरफॉर इस रिलेशन के बेस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर कैसा होगा, है ना, इसकी वेवलेंथ छोटी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, मतलब वायलेट कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिस कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा स्पीड इन लाइट उतनी ही कम, है ना। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए क्यों मैंने कहा कि जो एक मीडियम है ग्लास, है ना, लाइट पे एक से चक्कर जा रही है ग्लास में, ओके। तो यहाँ डिफरेंट कलर वाली जैसे वायलेट कलर की रेज जाती है, ठीक है, वायलेट कलर की रेज जा रही है, फिर रेड कलर की रेज जा रही है ना, दोनों के दोनों ग्लास में जा रही है। तो वायलेट कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इसका, है ना, ये ग्रेटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर, मतलब वायलेट कलर अगर ग्लास में जाएगा तो भी उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी, रेड कलर की भी स्पीड ग्लास में डिक्रीज होगी, लेकिन दोनों की स्पीड में होने वाला चेंज सेम नहीं होगा, एक जैसा चेंज नहीं होगा, है ना। ज्यादा डिक्रीमेंट इसमें हो जाएगा वायलेट कलर, ये स्लोवर होगा, है ना, मोर स्लोवर, ओके, और ये स्लोवर होगा, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो रेड कलर अगर स्लो होता है तो वायलेट कलर की स्पीड और कम हो जाएगी, है ना। तो इसी तरफ जो
जैसे जो हमारा प्रिज्म है ना, प्रिज्म में हम जब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होता है तो हम देखते हैं कि व्हाइट लाइट अपने 7 कलर में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। ओके, 7 कलर में बढ़ जाता है। ओके, इस तरह से। तो ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ये येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये तो ये सीक्वेंस। तो सबसे ज्यादा वायलेट कलर की स्पीड क्या होगी, कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि जो ग्लास का प्रिज्म है ना, प्रिज्म जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए अलग अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए डिफरेंट होगा, मतलब ये सभी कलर की स्पीड क्या करेगा, है ना, सभी कलर की स्पीड अलग अलग वैल्यू से डिक्रीज करेगा। तो सबसे ज्यादा किसकी डिक्रीज कर देगा, वायलेट की। तो वायलेट की वेव स्पीड सबसे ज्यादा डिक्रीज होगी, तो ये अलग पाथ को ऑबे करते हुए आएगी, फॉलो करके आएगी। तो सभी की स्पीड चेंज हो जाने के कारण, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए आती है। ओके, तो सबसे ज्यादा बैंड कौन हो जाती है, वायलेट, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम हो जाएगी। तो ये बहुत कम एनर्जी से बाहर आएगी, बहुत डिक्रीज होकर आ जाएगी इस तरह से, है ना। तो ये डिस्पर्जन का रीजन हुआ, इसके बेस पे हम उसमें यहाँ से उसका रीजन दे सकते हैं। ओके, तो ये सब जो हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग द, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। और कुछ एडिशनल चीजें देख लेते हैं यहाँ पर नोट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, या ऐसे लिखें, इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द स्पीड एंड wavelength of light is decreases, but frequency is remains constant. ओके, मतलब जो हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन जो है, लाइट का जो रिफ्लेक्शन है ना, तो लाइट के रिफ्लेक्शन में लाइट की दो चीजें चेंज हो जाती है, स्पीड और वेवलेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, है ना। लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या बनी रहती है, ये कांस्टेंट बनी रहती है। ओके, ऐसे, है ना। जैसे ऐसे भी समझ सकते हो फॉर्मूले से, स्पीड और इसमें इन तीनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ इसके बराबर होती है, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, वेवलेंथ इज इक्वल टू सी इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, या फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो गई, ठीक है, फ्रीक्वेंसी बराबर हो गई, चलो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी सी बाय लैम्डा। ओके, तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट के रेशियो की। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, ये कैसे आए, है ना, ये हमने 11th में भी देखा है जो, वैसे हम इसको और आगे बढ़ भी लेंगे, छोटा सा एक्सप्रेशन ही है ना। तो अभी तो सिर्फ समझे से। तो फिर यहाँ पर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट रह रही है, जैसे हमने कहा कि किसी मीडियम में, है ना, एक किसी मीडियम में, इन मीडियम, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी कम होगी, है ना। स्पीड ऑफ लाइट मान लो कितनी कम होगी, n टाइम्स। तो लाइट अगर स्लो चलेगा तो लाइट के थ्रू चली गई डिस्टेंस, है ना। जैसे मान लो कि लाइट फास्ट चल रहा है ना, फास्ट चल रहा है, तो फास्ट चलने पे वो ये वेवलेंथ चेंज चलेगा, है ना, कोई ना कोई वेवलेंथ चलेगा समझने के लिए। अब लाइट अगर क्या हुआ है, स्लो हुआ है, उसकी स्पीड स्लो हो गई, तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतने ही टाइम में। तो इस तरह से अगर स्पीड चेंज होती है तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। कितनी चेंज होगी, तो जितना चेंज स्पीड में हुआ है, जितनी कमी स्पीड में हुई है, उतनी ही कमी किसमें भी होगी,
वेवलेंथ में भी होगी, है ना। तो यहाँ पर मान लो कि स्पीड कितने टाइम डिक्रीज हुई है, n टाइम्स, ओके। तो फिर यहाँ पर वेवलेंथ भी कितने टाइम डिक्रीज हुई होगी, n टाइम्स। तो n ये सब कैंसिल, फ्रीक्वेंसी वापस क्या आ गई, c बाय लैम्डा, है ना, ये गई मीडियम। तो क्या आ गई ये कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो याद रखें रिफ्लेक्शन में स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ये चेंज नहीं होती है, ओके। ये रहा, है ना। अब एक और बात, जैसे हमने, है ना, अभी तक हम क्या डिस्कस करते आए हैं कि स्पीड डिक्रीज हो जाती है ना। जैसे लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है तो दूसरे मीडियम में जाने पर स्पीड डिक्रीज हो जाती है। हमने अभी तक ये टर्म्स बोल कर चले, क्यों डिक्रीज होती है, क्या रीजन है उसका, है ना। तो कॉज ऑफ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ लाइट, है ना, सिर्फ इसको समझ रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, ओके, यहाँ पर लाइट अगर क्या होगा, ठीक है, एयर से चल के ग्लास में जा रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एयर से चलकर ग्लास में गया। अब ग्लास में जब वो जाएगा तो हमें मालूम है कि ग्लास में बहुत सारे एटम्स हैं, और यहाँ जो एटम है, जैसे एटम तो एयर में भी है ना, एयर में भी एटम है ना, जैसे ये एयर में, ठीक है, ये एयर के एटम हो गए, ओके। ये ग्लास हो गया, ओके। मतलब हमने सेम विथ वाला एयर लिए है और सेम विथ में हमने यहाँ पर ग्लास लिया है। तो एयर में जो एटम होंगे उनकी डेंसिटी कम रहेगी, कम एटम होंगे ज्यादा रीजन में, है ना। और इसमें ग्लास है, उतने ही बड़ा अगर हम ग्लास ले ले इतना, तो उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना, क्लोज एटम होंगे। तो जब लाइट एंटर करेगा एयर से, तो एक्चुअल में जो लाइट है ना, वो एयर के एटम्स पर टकराता है, फिर वो एटम उसे क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब लाइट एनर्जी जो है वो एटम पर एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर एब्जॉर्ब होगी, फिर वो एमिट भी होगी। मतलब यहाँ पर एक एटम में पहले लाइट रेज क्या होती हैं, जैसे लाइट एनर्जी आई तो लाइट के साथ वहाँ दो चीजें होती हैं। एक तो क्या होता है एब्जॉर्प्शन, है ना, पहले वो एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उनको क्या कर देता है, एमिट कर देता है, एमिशन होगा, है ना। अब ये एब्जॉर्प्शन कैसे, एमिशन कैसे, ये हम पढ़ेंगे जो एटम और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में ज्यादा डिटेल में, कि लाइट कैसे बनता है, लाइट क्यों एमिट होता है वहां पर, है ना, ठीक है। तो इस तरह से अभी समझ के चलिए कि लाइट किसी एटम पे टकराता है तो एटम उस लाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, लाइट एनर्जी की बात हो रही, फिर उसी को वो एमिट भी कर देता है। मतलब बहुत फास्ट होती है ये रिएक्शन, एब्जॉर्प्शन और एमिशन, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर लाइट क्या करेगा, मान लो जो लाइट वैक्यूम से चल, मतलब ऐसे आ रहा था, लाइट एटम यहाँ टकराया, एब्जॉर्प्शन हुआ और एमिशन हुआ, फिर वो एमिटेड लाइट कहाँ पर जाएगा, अगले एटम पर, अगला एटम फिर वहाँ एब्जॉर्ब करेगा, है ना, फिर एमिट करेगा। तो फिर इस तरह से एब्जॉर्प्शन एमिशन वाली प्रोसेस में थोड़ी सी स्पीड स्लोअर हो जाती है लाइट की, ओके। तो अगर यहाँ पर हम कहें कि अब लाइट एयर से किस में एंटर कर रहा है, ग्लास में, तो यहाँ भी वही प्रोसेस होगी, लाइट, है ना, कहाँ पर आएगा, जब ग्लास में एंटर करेगा तो पहले एटम पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्ब, ओके, फिर एमिशन होगा उसका, रेडिएट हो जाएगा, फिर एब्जॉर्ब, फिर रेडिएट, फिर एब्जॉर्ब, फिर रेडिएट। तो इसमें ये प्रोसेस बार बार होगी, तो बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, एटम कैसे हैं, क्लोज है, तो इसका रिपीटेशन ज्यादा होगा, है ना। इस प्रोसेस का एब्जॉर्प्शन, एमिशन, रेडिएशन वाली प्रोसेस का रिपीटेशन जल्दी होगा, फास्ट होगा। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट या एनर्जी ऑफ लाइट थोड़ी सी क्या भी हो जाएगी, है ना। इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, एब्जॉर्ब होना, फिर एमिट होना, एब्जॉर्ब होना, फिर एमिट होना। तो इस तरह से इसमें
थोड़ा सा टाइम लग जाता है, डिले हो जाती है लाइट की चलने की प्रोसेस। तो इस तरह यहाँ जब लाइट ऐसे आएगा 5 6, तो यहाँ चलते हुए जो वो एब्जॉर्ब एमिशन होते होते वो थोड़ा सा टाइम लेने लगेगा आगे बढ़ने में। तो हम क्या कहेंगे कि क्या कम हो गई, स्पीड कम हो गई। लेकिन जैसे वो फिर प्रीवियस मीडियम में आ गया, एयर में आ गया, तो फिर से वापस अपनी वो ये वाली यहाँ वाली स्पीड को रीगेन कर लेगा। ओके, तो ये था कॉज ऑफ डिक्रीजिंग स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड क्यों डिक्रीज होती है, तो वो एब्जॉर्प्शन एमिशन वाली जो प्रोसेस है वो रिपीट होने लग जाती है ना, ज्यादा टाइम होने लग जाती है एक डेंसर मीडियम में। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये रहा हमारे पास लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड टर्म्स। ओके, चलिए इसे नोट कर लीजिए।